डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हमने, कंपैरिजन अभी हम करेंगे, ये इतना लास्ट क्लास का काम है सब। अब हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयोनिक प्रोडक्ट। बड़ा आसान सी बात है। आयोनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन करना है आयंस का, और सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आयन का प्रोडक्ट है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज नो डाउट आयनिक प्रोडक्ट, लेकिन सेचुरेटेड सॉल्यूशन में एक फिक्स टेम्परेचर पर। आयोनिक प्रोडक्ट अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अलावा किसी कंडीशन में है तब मैं उसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन सारे आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं है। ये सिंपल सा डिफरेंस है अगर डिफरेंस की बात की जाए। मेरे पास 100 ml वाटर है, वही वाला बीकर लो, इसमें हमने डिसॉल्व किया NaCl। NaCl एक पिंच डिसॉल्व किया मैंने, तो कुछ आयन बन गए यहाँ पर। सपोज करते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ सपोज करते हैं 100 इसके Na बन गए, 100 Cl बन गए। फिर और ऐड किया, फिर और डिसॉल्व हो गया, अब 200 बन गए, 200 बन गए। तो अभी फिलहाल जब तक ये सेचुरेटेड नहीं बनता सॉल्यूशन तो मैं आयनिक प्रोडक्ट लिखूंगा इसे Na पॉजिटिव। इस स्टेज में जब सेचुरेटेड नहीं बना ये सॉल्यूशन तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोला जाएगा कि ये आयोनिक प्रोडक्ट है। अब डिसॉल्व करते करते NaCl को और डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व किया, एक स्टेट आई कि अब ये सेचुरेटेड हो गया। अब जब सेचुरेटेड हो गया तब जो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन है यानी प्रोडक्ट है, वो आयोनिक प्रोडक्ट कहलाने लगेगा। सॉरी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाने लगेगा, आयनिक प्रोडक्ट नहीं, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाने लगेगा। इसका मतलब है कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आयन का प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। अगर आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन देनी है तब आप ये बता सकते हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन। और आयनिक प्रोडक्ट तो किसी भी स्टेट में हो सकता है। तो बस मेन डिफरेंस तो यही है, solubility product is applicable only to saturated solution, जबकि ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, सैचुरेटेड पर, सुपर सैचुरेटेड पर, नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर, किसी पर भी एप्लीकेबल है। कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर रिक्वायर्ड है, वैल्यू अगर हम कांस्टेंट लेना चाहते हैं। यहां पर टेम्परेचर वेरी करके भी आयन का प्रोडक्ट तो आयन का होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता रहता है, जबकि यहां पर ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। लेकिन ध्यान रहे गिवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ये, ऐसा नहीं कि दुनिया के सब इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू, NaCl के लिए वैल्यू अलग आएगी, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए वैल्यू अलग आएगी, लेकिन एक कंपाउंड के लिए ये वैल्यू फिक्स होगी, अलग नहीं होगी। अब हम इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन अगर हम करेंगे इनके अलग अलग, तो एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है वो जो हम फॉर्मूला लिख रहे थे वो। जैसे सिंपल से शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टाइप, समझना है इस बात को। ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट है कोई, ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। 1:1 यानी दोनों का रेशो बराबर है 1:1। एक ए है तो एक बी है, अगर दो ए हैं तो दो बी हैं, 1:1 की बात हो रही है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है एग्जाम्पल, जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे बेरियम सल्फेट भी है, ध्यान रहे। हालांकि बेरियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो गिनती की बात कर रहे हैं। है तो एक ही बेरियम, है तो एक ही सल्फेट, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। एक बेरियम है, एक सल्फेट है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मिले तो ये वाला टाइप उसके लिए एप्लीकेबल है। कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा मिल जाता है जिसमें 1:1 रेशो आ रहा होता है तो ये इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। देखते हैं अब इसमें, जैसे सिल्वर क्लोराइड हम लेते हैं, इसको डिसोसिएट कर दो। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर में बहुत ज्यादा आयन नहीं बनाता, लेकिन फिर भी जब हम इसे डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने पर
ये कुछ ना कुछ आयन तो सोल्यूशन में रहेंगे ही। जो सिल्वर क्लोराइड है हमारा, वो एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब जब हम वाटर में, सबसे पहले देखो, आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि सॉल्युबिलिटी को जिस तरह बिल्कुल कैटेगोरिक लेते हो, ऐसे नहीं लेना है कि कोई चीज रिजॉल्व हो गई तो हो गई, जो डिजॉल्व नहीं हुई तो नहीं हुई। इवन अगर मैं आयरन को भी वाटर में ऐड करूंगा, वाटर में रख दूंगा, ठीक है, आप बोलोगे डिजॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम चेक करने पर आ जाए माइक्रोस्कोपिकली, तो आयरन के कुछ पार्टिकल वाटर में मिल जाएंगे आपको। जब आयरन का कोई एक पीस लिया आपने, उसे वाटर में डाल के छोड़ दिया, और सुबह को आयरन का पीस निकाल के अलग कर दिया, अब इस वाटर को डिटेक्ट किया बिल्कुल केयरफुली, बहुत अच्छी टेक्निक से जब करोगे, तो आयरन भी इवन कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ट्रेसेस जरूर अवेलेबल होंगे। यहाँ हम उतने ट्रेसेस नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी बहुत छोटा अमाउंट भी हम मेजर करेंगे। अभी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो पता चलेगा कि बड़ा कम अमाउंट भी सिल्वर पॉजिटिव का होगा, तो भी हम इसे आयनाइज मानेंगे। तो कई बार हम बहुत सारी चीजों को बोल देते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये बोलने में ऐसा आ रहा है, लेकिन जब हम सिल्वर क्लोराइड को वाटर में डालते हैं, तो बहुत कम अमाउंट ही सही, अगर मैंने इसका मान लो 1 मोल लिया, समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो हो सकता है सिल्वर पॉजिटिव 10⁻⁻5 मोल बने। 1 के मुकाबले में देखो कितना है, ये कुछ भी नहीं है। हम तो ऐसी चीजों को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं हम बिल्कुल। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं मोल, तो 10⁻5 मोल तो बहुत सारे हो गए भाई। कितना हो गया 10⁻5 मोल? 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। फिर भी कितने सारे हैं मॉलिक्यूल? 6.02 इंटू 10⁻, ये माइनस कर दोगे तो 10⁻18 आ जाएगा। फिर भी कितने हैं ये मॉलिक्यूल? नेग्लेजेबल जिसको हमने करके छोड़ दिया, फिर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। यहां देखने में आएगा, ये यहां बोला जाएगा कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बिल्कुल ना के बराबर है इसके कंपैरिजन में। तो अगर मैं इसे 1 मोल में से माइनस करूंगा, चलो ऐसे करके देख लो, पिछली क्लासेस में हम माइनस प्लस कर रहे थे, 1 में से 10⁻⁻5 कर दोगे, अगर इसको माइनस कर दोगे, ये तो 1 अप्रोक्सीमेटली 1 का 1 ही बचा। इसका मतलब है डिसॉल्व हमें दिखेगा ही नहीं, है तो डिसॉल्व हुआ होगा प्रैक्टिकली अगर आप इसे देखोगे। लेकिन इसके मेजरमेंट जब किए जाते हैं टेक्निक्स के साथ, तो मेजरमेंट में हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट, तो इन सॉल्युबल चीजों का भी कुछ ना कुछ पार्ट डिसॉल्व पाया जाता है। सिल्वर क्लोराइड वाटर में ना के बराबर डिसॉल्व होता है, लेकिन जितना भी डिसॉल्व हुआ, यानी कुछ तो पार्ट ऐसा है जो सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा आयंस की फॉर्म में, बस वही हमें रिक्वायर्ड है। ज्यादा भी डिसॉल्व हुआ तो आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ आयंस जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उनकी गिनती बढ़ती चली जाएगी। ये बात आपको सोचनी है। तो इसके लिए KSP निकाल लिया हमने, ये तो अभी थोड़ी देर पहले जो किया था, ये तो वैसा ही केस है एक। अगर मैं इसे x कहता हूं तो x मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर पॉजिटिव कितना आ जाएगा, या वो इक्वल होगा Cl के, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KSP। KSP तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो हमें किताब में लिखी लिखी मिल सकती है कांस्टेंट। सिल्वर क्लोराइड के लिए KSP कितना होता है, ये हमें वैल्यू गिवन होगी। ये वैल्यू अगर गिवन है, इसका मतलब है उसके सेचुरेटेड सॉल्यूशन में सिल्वर पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन यानी x कितना है, ये भी गिवन है। यही बात हमें अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए कैलकुलेट करनी है। बस ये हमेशा बस यही एक्सप्रेशन नहीं आएगा कि हमेशा ये स्क्वायर रूट ऑफ KSP आए, ये तो यहां इस AgCl के लिए आया। अगर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के लिए मैं निकालूंगा कुछ और आएगा, CaCl2 के लिए निकालूंगा तो कुछ और आएगा। उसके कई सारे कारण हैं, एक तो ये एक्सप्रेशन अलग अलग बनेगा, दूसरी बात यह सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर बनता है। इन कारणों से एक बात ये हो गई। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने 1:1 वाला लिया, सेकंड एग्जाम्पल मैं AB2 लेता हूं। आप ऐसे सोच लो कि एक तो A पॉजिटिव बन गया, दो B नेगेटिव बन गए, यानी 1:2 टाइप, B 2 है, A 1 है। 1:2 टाइप सॉल्ट
अब ये तो टाइप है, सैकड़ों सॉल्ट ऐसे एग्जाम्पल के मिल सकते हैं आपको। आप CaCl2 ले लो, आप BaCl2 ले लो, आप BeCl2 ले लो, और भी बहुत सारे सॉल्ट इस तरह। PbCl2 आप यूज कर लो, पी ब्लॉक में आ जाओ तो भी मिल जाएंगे। बहुत सारे सॉल्ट आपको ऐसे मिल सकते हैं। जब ऐसे सॉल्ट आपको मिल गए तब कुछ एग्जाम्पल हमने लिख दिए, PbCl2, CaF2 लिख दिया। अब मैं कोई एक एग्जाम्पल लेकर के CaF2 या PbCl2 लेकर के अगर इसे सॉल्व करता हूं, तब इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो जाएगा, जितना डिसॉल्व हो सकना था लेड टू पॉजिटिव उतना डिसॉल्व हो गया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है फिलहाल। अब इससे ज्यादा लेड डिसॉल्व नहीं हो सकता, यानी अब मैं इनका प्रोडक्ट दोनों का क्या बोलूंगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलूंगा। एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा लेकिन KSP आ जाएगा, लेड की पावर 1 Cl नेगेटिव की पावर 2 लिखनी पड़ेगी। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा, KSP इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके स्क्वायर का, और जो भी कॉन्सेंट्रेशन इसका बना। वही एग्जांपल लो दोबारा से, मान लो 100 मोल लिए हमने इसके, और ये 0.01 मोल इसके बने, तो ये कितने बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसकी पावर 1, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब KSP की वैल्यू आएगी। तो एक्सप्रेशन चेंज हो गया। यहाँ हम x निकाल सकते हैं इसके लिए, अगर आप x निकालना चाहो तो रख दो, यहाँ x रखोगे, यहाँ 2x रखोगे, ये तो 2x है। क्या चीज है ये 2x, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में Cl का कॉन्सेंट्रेशन x से दुगना है ना, तो दुगना रखा जाएगा। जब दुगना रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4x², और मल्टीप्लाइड बाई x करोगे तो क्यूब हो गया, ये x², ये x क्यूब हो गया, 4x³ x अगर आप निकालना चाहोगे तो इसे 4 को नीचे ले आओ और इसका क्यूब रूट कर दो। जब आप क्यूब रूट करोगे तो x विल बी इक्वल टू 3, यानी क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4। ये हमारा एक्सप्रेशन है AB2 टाइप सॉल्ट्स के लिए। जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कोई कॉन्सेंट्रेशन आपको KSP की वैल्यू दे करके क्लोरीन की वैल्यू पूछी जाएगी, तो इस एक्सप्रेशन से आप कैलकुलेट करोगे, KSP रखोगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन हर एक के लिए अलग अलग आपको बनाना पड़ेगा। तो 2 3 4 मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, तो उससे बाहर एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेंगे। यही एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम जू का तू कब आएगा, ये कंफ्यूजन मत करना कि ये एक्सप्रेशन सिर्फ AB2 के लिए है। ये एक्सप्रेशन A2B के लिए भी है। A2B का मतलब क्या, कैटायन दो हैं, एनायन एक है। एग्जाम्पल के लिए Na2O, ये एग्जाम्पल दिया गया आपको। अब यहां अगर इसे मैं आयनाइज करता हूं तो 2 सोडियम मिलेंगे, यहां 2Na पॉजिटिव मिलेगा और 1 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव मिलेगा। तो ये एक्सप्रेशन जो हमने किया, ये एक्सप्रेशन इस टाइप के सॉल्ट के, भाई गिनती से ही तो मतलब है, मुझे इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि नेगेटिव पर स्क्वायर था या पॉजिटिव पर स्क्वायर था। ये तो x था, बस ये भी x था, ये भी x 2x था। तो अब बस मैं 2x मल्टीप्लाइड बाई x कर दूंगा, 2x² मल्टीप्लाइड बाई x कर दूंगा। तो ये एक्सचेंज हो सकते हैं कैटायन। ऐसा नहीं है कि बस आप PbCl2 ही ढूंढो, PbCl2 के अलावा Na2O भी मिला तो सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। एक्सप्रेशन निकालने सीखने पड़ेंगे पहले आपको। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टाइप A2B, ये वही सेम है, सेम रिजल्ट निकलेगा यहाँ A2B टाइप में भी जो इससे पहले हमारा रिजल्ट निकला था। एग्जाम्पल देखो, जो एक्चुअल एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे वो Ag2CrO4। CrO4 Ag2 मतलब 2 सिल्वर पॉजिटिव, प्लस जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो CrO4 2 नेगेटिव। इन नेगेटिव चार्ज की गिनती से तो मतलब ही नहीं है मुझे तो मतलब है इस पूरे आयन की काउंटिंग से। एक ये है, दो ये है, तो 2:1 रेशो हो गया। ऐसे ही H2S है, ऐसे ही Na2O है,
और भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स हो गए, वाटर भी ऐसे ही हो गया, लेकिन वाटर लेंगे नहीं हम, वाटर क्योंकि खुद सॉल्वेंट की तरफ से ऐड कर रहा है। तो जब मैं इसे डिसोसिएट कर रहा हूं तो 2x, ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन यहां पर मिल जाएगा, इसमें तो कोई चेंज की बात नहीं है। ये एक्सप्रेशन और 1:2 वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहेंगे, कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर ये रेशो मैंने चेंज कर दिया, 1:2 की जगह 1:3 कर दिया, तो एक्सप्रेशन फिर आपको निकालना पड़ेगा, निकाल करके एक्सप्रेशन फिर आप चेक करोगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसमें, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टाइप अगर 2:3 है, जैसे Al2O3 होता है, 2:3 का मतलब हो गया जैसे Al2O3। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। दोनों में रेशो 2:3 आ गया, तो हम इसको यहां अप्लाई कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हम देख पाएंगे, जैसे आर्सेनिक है मेरे पास, As2S3, एंटीमनी सल्फाइड। ये एग्जाम्पल देखते ही दिमाग में ये पैटर्न आना चाहिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का मेन एरिया है, जहां से ये चैप्टर का मेन एरिया ही है आयनिक प्रोडक्ट का, आयनिक प्रोडक्ट वाला एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला, जहां से न्यूमेरिकल आते हैं, या इसके बाद पीएच वाला पोर्शन मैं कराऊंगा आज, तो वो वाला एरिया मेन रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेके डिसॉल्व किया, सॉल्युबल एक लिमिट तक ये हो पाएगा जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। एट सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ध्यान रहे सब सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए है ये, क्योंकि आगे चल के हम KSP लिखने वाले हैं। आप मर्जी है ना लिखो सेचुरेटेड फिर, लेकिन KSP नहीं लिख सकते अगर ये सॉल्यूशन सेचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है, आर्सेनिक 3 पॉजिटिव एंड सल्फर 2 नेगेटिव का, तब आप लेकिन उस केस में KSP नहीं लिख सकते, फिर सिर्फ K लिखोगे। KSP तो एक कांस्टेंट है जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर, सॉल्युबिलिटी सेचुरेटेड सॉल्यूशन में इन आयन के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं, और उनकी पावर्स भी लिखनी है। आर्सेनिक 2 हैं क्योंकि यहां, तो ये पावर हमने 2 लिख दी इसकी। सल्फर क्योंकि 3 है तो पावर 3 लिख दी। इस चार्ज से तो मतलब नहीं है, जितना चार्ज है उतना ही लिखा जाएगा, वो तो कुछ और तो लिख ही नहीं सकते हम। लेकिन अब आप एक बात और भी ध्यान रखो इसमें, वो ये कि अगर मैं इसको डिसोसिएट कर रहा हूं तो 2x बन रहे हैं एंड 3x इसके बन रहे हैं। जब डिसोसिएट हो गए तो इससे जितना भी अमाउंट इसका आपने लिया था, जो डिसोसिएट हुआ अमाउंट, मान लो x अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, तो x से 2 गुना तो ये बन रहा है, 3 गुना ये बन रहा है, तो 2x एंड 3x ये अमाउंट हमारा आ जाएगा। आगे प्रोसीड करें, हम इसकी वैल्यू रख दें, इस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इस नंबर के साथ रखा जाएगी, पहले भी हमने ऐसे ही किया है। 4 ये हो गया स्क्वायर करके इसका, और ये आ जाएगा हमारा 27, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये पावर टोटल हो जाएगी मेरे पास 5। 2 पावर ये है, 2 पावर ये है, प्लस कर दोगे, जब प्लस कर दोगे तो x टू द रेज 5 हो गई टोटल। तो हमारा यहाँ जो रिजल्ट निकला वो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 27x क्यूब, इन दोनों को 108, 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 108, x टू द रेज 5, तो ये पेंटापल रूट हो जाएगा इसका। मैं जैसे स्क्वायर रूट लिखता हूं तो ये यहाँ 2 लिखता हूं, अगर मैंने यहां से ये हटा दिया, 5 को यहां से हटाकर पेंटा रूट लिख दिया और डिवाइडेड बाय 108 नीचे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए A2B3 टाइप सॉल्ट में जहां कॉन्सेंट्रेशन हमारे आ रहे हैं 2:3, वहां ये एक्सप्रेशन आपको देना पड़ेगा। KSP तो कांस्टेंट है, ये आपको गिवन होगा, या तो ये गिवन होगा या फिर आपको ये X कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा।
हाँ, ये एक्सप्रेशन गिवन नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन याद भी करने की जरूरत नहीं है, निकाल लो हर एक सॉल्ट में। निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, रटने की क्या जरूरत है। इनके अलावा भी कुछ गिवन है तो इसी पैटर्न पर आप निकालोगे। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आपको निकालने चाहिए ये। तो कोई बहुत मुश्किल भी काम नहीं है, आसान ही है सारे। अब हम इलेक्ट्रोलाइट AB3 टाइप लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे FeOH थ्राइस लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब मैं डिसोसिएट करता हूं तब फॉर्मेशन हो जाएगी 3Cl नेगेटिव। ये अगर X है तो इससे 3 गुना ज्यादा ये आएगा। अब अगर KSP आपको पता करना है तो इसका एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहां। ये 3Cl टू द रेस 3 आना चाहिए, देखो गड़बड़ है यहां पर, पावर 3 लिखोगे ना, ये मल्टीप्लीकेशन और इसकी पावर 1 लिखी जाएगी। अब जब ये फर्दर KSP तो कांस्टेंट आएगा, ये गिवन है मुझे x, ये गिवन है 3x, 3x का क्यूब लिखोगे आप, मल्टीप्लाइड बाई x लिख दोगे। ये हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई x टू द रेस 3 ये हो गया और एक ये हो गया, 4 हो गया टोटल। तो क्वार्टर रूट हो गया ये, क्वार्टरपल रूट। हम क्या करेंगे, इस KSP पर इस तरह से लिखेंगे, और KSP डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ये अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है सेचुरेटेड सॉल्यूशन का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, या उससे मिलते जुलते किसी सॉल्ट का जिसमें 1:3 टाइप आयंस प्रेजेंट है, तब ये आपका रिजल्ट होना चाहिए। ये फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा। तो ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल नहीं है, बस इसे एक बार सीखने की जरूरत है। एक बार सीख लोगे तो फिर तो करते चले जा सकते हो। आयनिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको पता चल गई, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन पता चल गई। जब कभी हम आयन का प्रोडक्ट सेचुरेटेड सॉल्यूशन पर लेते हैं तो वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। और आयन का प्रोडक्ट अगर मैंने ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, आयन का प्रोडक्ट ज्यादा करने पर अगर वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर गया, इसका मतलब है कि वो जो एक्सेसिव आयंस हैं वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे। और अगर आयन का प्रोडक्ट कम है, मान लो 100 ml वाटर में, यहां सेचुरेटेड बनाने के लिए मुझे 2 ग्राम सॉल्ट AB रिक्वायर्ड था, और मैंने डिजोल्व 0.5 ग्राम किया। सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए 2 ग्राम था ये रिक्वायर्ड, लेकिन मैंने 0.5 किया, तो अभी तो और मैं ऐड कर सकता हूं। मैंने 0.5 से 1 कर दिया, 1 ग्राम ऐड कर दिया, तो अभी तो मैं और कर सकता हूं। यानी आयनिक प्रोडक्ट हम बढ़ाते जा सकते हैं। कहां तक बढ़ाएंगे आयनिक प्रोडक्ट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर कर देंगे। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब है और ज्यादा डिसोल्यूशन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आयनिक प्रोडक्ट हो गया, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, जो आयंस हैं हमारे पास उनका प्रोडक्ट ज्यादा दे दिया गया आपको न्यूमेरिकल में, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, तो वो जो एक्सेसिव हैं उनको प्रेसिपिटेट दिखाने पड़ेंगे आपको, कि जो एक्सेसिव हैं वो प्रेसिपिटेट बन गए। और अगर एग्जैक्टली बराबर हैं दोनों, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो यही तो सिचुएशन सेचुरेटेड सॉल्यूशन की है। और यही सिचुएशन ऐसी है जिसमें सॉल्यूशन सेचुरेटेड बन गया है। तो ये क्राइटेरिया की बात मैं कर रहा हूं, यही बात जो मैंने बताई। When ionic product of electrolyte is greater than its solubility product, precipitation occur। जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। एप्लीकेशन,
ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं जो सॉल्ट्स के बीच में होता है, आयंस के बीच में होता है, तब हम बता सकते हैं कि कब प्रेसिपिटेशन होगा, कब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। देखो, जब हम लैब में भी बहुत सारी चीजों को आपस में मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पर कुछ केस में तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, कुछ केस में प्रेसिपिटेशन नहीं होता। तो उन प्रेसिपिटेशन की बात अगर हम कर पाए, तो कुछ केस में प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, कुछ में हो गया, तो वो इन्हीं बेस पर होगा, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट का रिलेशन है, इन्हीं बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कब होगी, केस 1 हमने लिया, आयोनिक प्रोडक्ट अगर कम है एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, तो भाई आप और आयन ऐड कर सकते हो बाहर से। जब तक वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर नहीं होंगे तब तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो हम यहां बाहर से, दैट मीन्स ऐसे केस में प्रेसिपिटेशन के चांस नहीं है अगर जो आयन का प्रोडक्ट दिया गया वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के से कम है। दूसरा केस, ये दोनों बराबर हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट, तो एग्जैक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं होंगे ऐसे केस में। सॉल्यूशन तो प्रेसिपिटेशन नहीं देगा ये, लेकिन सैचुरेटेड है। हाँ, अगर आपने थोड़े से भी आयंस बाहर से ऐड कर दिए, तो वो जितने भी एक्सेसिव आयंस होंगे वो डिसॉल्व नहीं होंगे, वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, दैट मीन्स वो प्रेसिपिटेट बना रहे होंगे। तो अगर दो बराबर हैं ये, तब ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये प्रेसिपिटेशन नहीं देंगे। तो हम इस केस में बोलेंगे प्रेसिपिटेशन नहीं बनेंगे। और अगर के आई पी कम है, आयोनिक प्रोडक्ट, आईपी मतलब आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। ये कंडीशन आपको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो प्रेसिपिटेशन तो हुआ रखा है। फिर आयन ज्यादा डिसॉल्व कर दिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कह रहा है कि ये सैचुरेटेड के लिए इतनी है, उससे ज्यादा कर दिए तो प्रेसिपिटेशन होगा। अभी ओवर सैचुरेटेड हो गया अभी सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड नहीं, ओवर सैचुरेटेड। कितने आयन आ सकते थे उससे ज्यादा आयन डाल रखे हैं आपने यहां, तो जो एक्सेसिव होंगे वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये काम की बात है जो आपको करनी है। अब अगर हम इस पर इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, एक बात अब ये सोचो कि जो आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है उसका भी तो कहीं ना कहीं यूज करना है हमें। अब हम इस इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे इसमें। कैसे अप्लाई करते हैं? सिंपलेस्ट सॉल्ट लो कोई ए बी वाला। ए है, ए बी सॉलिड आयोनाइज हो रहा है वाटर में, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। यहां मैंने ये सॉल्यूशन जो बनाया हुआ है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा। सैचुरेटेड का मतलब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इससे ज्यादा नहीं डिसॉल्व कर सकते हम। सैचुरेटेड का मतलब ये है, बार बार इस बेसिक को समझने की जरूरत है, इसीलिए इसको इतना इंसिस्ट मैं कर रहा हूं। अब अगर आपको बोला जाए कि आपने इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रखा था ए एंड बी का, बाहर से आपने ए पॉजिटिव ऐड कर दिया या बी नेगेटिव ऐड कर दिया, तब देखो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहला रहा था, ए पॉजिटिव का बी नेगेटिव का प्रोडक्ट, मतलब इनके कॉन्सेंट्रेशन का ही तो प्रोडक्ट था ना। ये एक्स था, ये एक्स था, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहला रहा था, के एस पी कहला रहा था। अब हम कह रहे हैं कि बाहर से आपने ऐड कर दिया ये कुछ बी नेगेटिव, तो एक्स की वैल्यू आपने बढ़ा दी। इसका मतलब है ये आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो गया, के एस पी ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव पहले से ज्यादा ले लिए, ये तो एक्स था, सपोज करते हैं ये 2x हो गया। अब
अब इनका जो प्रोडक्ट है वो तो KSP से ज्यादा हो जाना चाहिए, और अगर आयन का प्रोडक्ट KSP से ज्यादा हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो ऐसे केस में आप बोलोगे अगर हमने सेचुरेटेड सॉल्यूशन में बाहर से वन ऑफ द आयन ऐड कर दिया, दोनों की भी जरूरत नहीं है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोई सा एक ऐड कर दो, या तो ए पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम क्या कहता है? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में। दूसरे तरह से सोच लो आप इसे, कॉमन आयन इफेक्ट से सोच लो। इक्विलिब्रियम वन ऑफ द प्रोडक्ट अगर हम ऐड कर देते हैं, ए बी सॉलिड है, किसी भी तरह से देख लो रिजल्ट एक ही आएगा, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है। फिलहाल यहां सॉलिड नहीं है, ये पूरी तरह से डिसॉल्व है। हमने क्या किया, बाहर से इसमें बी नेगेटिव ऐड कर दिया, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऐड कर देने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड हो जाता है, सॉलिड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सॉलिड बनना ही तो प्रेसिपिटेशन होना है। कॉमन आयन इफेक्ट से देख लो, ये कॉमन आयन है बी नेगेटिव बी नेगेटिव, जब कॉमन आयन है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड हो जाएगा, सप्रेस कर देगा आयनाइजेशन को। आयोनाइजेशन इस साइड हो रहा है, इस साइड सप्रेशन हो रहा है, तो जब हमने कोई कॉमन आयन ऐड कर दिया तो आयोनाइजेशन सप्रेस कर दिया, यानी सॉलिड की तरफ चल पड़ा इक्विलिब्रियम। तो तीन बातें हो गई, तीनों में से कोई से भी अप्लाई करो। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऐड कर देने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड यानी सॉलिड की तरफ, कॉमन आयन ऐड करने पर। लेकिन जो बिल्कुल सही तरह से सोचने वाली बात है वो ये है, क्योंकि हम बी नेगेटिव या ए पॉजिटिव ऐड करते हैं तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे आयन का प्रोडक्ट आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ जाता है, और आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ जाने से वो KSP से एक्सीड कर जाता है, ज्यादा निकल जाता है। क्योंकि सेचुरेटेड सॉल्यूशन में तो ये बराबर थे, आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर थे दोनों। लेकिन अगर ये एक्सीड कर गया, आयोनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तब प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ये कंडीशन आपको सोचनी पड़ेगी। यही मेन बात है इस वाले पोर्शन में जहां से क्वेश्चन रेज होंगे। तो ये जो बात मैंने बताई है वो जस्ट मैं आपको इतनी बता रहा हूं, लिखा रहा हूं। व्हेन आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब सॉलिड की तरफ को, यानी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरफ, यानी प्रेसिपिटेशन की तरफ। क्लियर हो गई बात? और अगर हम as the solvent can hold a fixed amount of electrolyte at definite temperature, टेम्परेचर तो फिक्स रखना ही है। देखो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अपनी एक कैपेसिटी है, बस वो उतना वजन उठा सकता है, एक लिमिट है आयन की जो वो रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। उससे ज्यादा अगर आप उसमें रखोगे तो वो बाहर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फेंक देगा, उससे ज्यादा वेट नहीं उठा सकता वो। तो यही आयन का प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो ये जो सॉल्वेंट है, ये जो बात लिखी गई है यहां, सॉल्वेंट कैन होल्ड ए फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उससे ज्यादा नहीं उठा पाएगा वो। अगर आप क्या कर रहे हो, ऊपर से बाहर से ऐड किए जा रहे हो, ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव, दोनों में से कोई एक आपने ऐड कर दिया, तो ये उतना नहीं झेल पाएगा। तो एक्सेसिव जो हो गया वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकाल देगा ये सोल्यूशन से, यही प्रेसिपिटेशन है। तो क्या करेगा, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज थ्रोन आउट फ्रॉम द सोल्यूशन एज प्रेसिपिटेट। तो ये कंसेप्ट है एक प्रेसिपिटेशन का। बहुत सारे रिएजेंट को हम मिक्स करते हैं तो प्रेसिपिटेट नहीं बनते, क्योंकि उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। चाहे जितने आयन ऐड किए जाओ वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड ही नहीं करता। ये जो कांस्टेंट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये हर सॉल्ट के लिए अलग अलग है। ये जो सॉल्ट कम डिसॉल्व होते हैं उनके लिए KSP की वैल्यू कम है। थोड़े से ही आयन जब हम ऐड करते हैं तो थोड़े से आयन ही ऐड करने पर उनका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाता है, और जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करेगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और अगर बहुत सारे सॉल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आयन ऐड करते चले जाओगे तो उसकी सॉल्वेंट की उनको होल्ड करने की कैपेबिलिटी ही बहुत ज्यादा है, यानी उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है।
तो आयंस आप ऐड करते रहोगे, बहुत देर के बाद, बहुत लिमिट के बाद जाकर के उसकी लिमिट होगी, और तब जब आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर जाएगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को, तब जाकर के चीजें उसमें प्रेसिपिटेट आउट होंगी। तो इसकी जो मेन एप्लीकेशन है इन प्रेडिक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये सॉलिबिलिटी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नोइंग द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली कम सॉल्युबल होने वाले, स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी जो बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते, गिवन टेम्परेचर वी कैन प्रेडिक्ट देयर सॉलिबिलिटी। ये एक एप्लीकेशन है। ये क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्राइटेरिया ही तो पढ़ रहे हैं ना सारा, और इस क्राइटेरिया के बाद हमने एप्लीकेशन शुरू की थी। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की एक मेन एप्लीकेशन क्या थी, सबसे बड़ी एप्लीकेशन हमने क्या की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की, कि प्रेसिपिटेशन बताया, कहां प्रेसिपिटेशन होगा, कहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। दूसरी एप्लीकेशन हमने क्या की, सॉलिबिलिटी प्रेडिक्ट करने में, यानी हम कितना ऐड करें, कितने ग्राम पर लीटर सॉलिबिलिटी किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल, कम डिसॉल्व हो सकने वाले सॉल्ट की सॉलिबिलिटी होगी, वो केएसपी की मदद से हम निकाल सकते हैं। ये सोच लो कैसे निकाल सकते हो। ए बी है, जैसे मैंने सेचुरेटेड सॉल्यूशन केएसपी बता दिया, केएसपी की वैल्यू आ गई थी, अभी एक्स स्क्वायर आ गई थी, अभी एक्स आपने कर दिया, तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ केएसपी। केएसपी अगर आपको पता है कांस्टेंट ये, तो जो कॉन्सेंट्रेशन आयन का है वो आपने पता कर लिया, जो कॉन्सेंट्रेशन आयन का है वही तो डिसॉल्व्ड है, तो सॉलिबिलिटी पता करने में मदद मिल गई हमें कि कितना ज्यादा, जैसे जैसे केएसपी की वैल्यू ज्यादा होगी ऐसे ऐसे एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम सॉलिबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये एक मेन एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन देखते हैं हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की, क्या एप्लीकेशन है, सॉर्टिंग आउट ऑफ सोप। जो हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो जब हम उनमें सोप डिसॉल्व करते हैं, सोप रखते हैं, तो उन कंपाउंड से सोप प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। जैसे सॉल्यूशन लिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सोप क्या होता है। RCONA होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। R अगर कार्बन काफी ज्यादा है, या RCOONA, इसको सोप कहते हैं। जब ये डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने के बाद एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, हमने डिसॉल्व कर लिया। अब आपने क्या किया, ये कोई बर्तन लो, उसमें सोप डिसॉल्व कर लो। सोप क्या है, RCOONA, घुल जाता है ये, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाता है। अब बाहर से हमने क्या किया, NaCl ऐड किया, सोडियम क्लोराइड। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Na पॉजिटिव देगा, ये कॉमन आयन हो गया। एक तरफ हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड हो जाएगा, तो यानी ये सोप वापस दोबारा से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, यानी जो डिसॉल्व्ड फॉर्म थी वो अब कम हो जाएगी। ये तो डिसॉल्व्ड फॉर्म थी सोप की, ये जब Na पॉजिटिव बाहर से ऐड किया, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से या इसके सेचुरेशन होने की वजह से ये वापस रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होता है, सोप खराब होता है, यानी अगर हम बाहर से सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो फिर कम घुलेगा वो सोप, वाटर में डिसोल्यूशन उसका कम होना चाहिए। NaCl कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट कर देता है। एक एप्लीकेशन इसकी ये है। यानी आपने पढ़ा भी होगा, हार्ड वाटर होते हैं बहुत सारे, जिसमें सॉल्ट्स होते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होने देते, सोप खराब चला जाता है, कम सोप से काम नहीं चलता, फिर बहुत ज्यादा सोप हमें डिसॉल्व करना पड़ता है। तो जो बिल्कुल प्योर वाटर है, अच्छा वाटर जो होता है, उसमें सोप आसानी से डिसॉल्व होता है। तो अगर हम लार्ज स्केल पे देखें, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में सोप की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है वॉश आउट करने के लिए चीजों को, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, इवन जो मेटलर्जी वगैरह के लिए, आयरन वगैरह भी जहां पर हम बनाते हैं, कॉपर बनाते हैं,
तो यहाँ सोप का इस्तेमाल किया जाता है और सॉल्ट जो हमारे पास ओर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको वॉश करने का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां हम वाटर ऐसा यूज करते हैं जहां उसमें सॉल्ट कम हो अवेलेबल, अदरवाइज सोप ज्यादा इस्तेमाल होगा, वो प्रॉपरली यूज नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन बताई, और एप्लीकेशन और भी है। जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस लैब में जो कुछ सॉल्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाते हैं। छोटे मोटे टेस्ट आपने भी कर रखे होंगे छोटी क्लास में, 11th में तो करने पड़ते हैं, लेकिन आप 10th में 9th में भी करते हो टेस्ट, जैसे Cl नेगेटिव का टेस्ट करते हो। अगर किसी ने किया हो लैब में, तो हम क्लोराइड आयन का टेस्ट करते हैं, कार्बोनेट आयन का टेस्ट करते हैं CO3 2 नेगेटिव का, सल्फेट आयन का टेस्ट करते हैं SO4 2 नेगेटिव का। ये बड़े सिंपल वाले टेस्ट हैं। हम क्या करते हैं, जहां हमें डाउट है कि Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है जिस सॉल्यूशन में, उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देते हैं AgNO3। जैसे ही AgNO3 ऐड करते हैं, एकदम से AgCl बन जाता है, AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ये तो आयोनिक ज्यादा है, सिल्वर पॉजिटिव यहां ज्यादा मिलेगा, NO3 नेगेटिव ज्यादा मिलेगा। कारण है कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी ज्यादा होता है, इसका बड़ा कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl का। तो Cl नेगेटिव आयन पहले से मौजूद है। यहां जब इसे सिल्वर मिलेगा, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्योंकि कम है, तो ये तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, सॉल्यूशन इसे संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बड़े थोड़े से आयंस ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाएंगे। पहले Cl नेगेटिव के साथ सिल्वर नहीं था, कोई और पॉजिटिव था, मान लो सोडियम क्लोराइड था, तब तो वो डिसॉल्व फॉर्म में था। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं, टेस्ट करते हैं बहुत सारे आयंस के, तो प्रेसिपिटेट बना करके टेस्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कहीं ये टेस्ट जरूर इस तरीके के। ये सबसे कॉमन टेस्ट है Cl नेगेटिव का टेस्ट, ये फ्रिक्वेंटली लैब में किए जाते हैं और छोटी क्लास में भी किए जाते हैं। ऐसे ही हम सल्फेट का टेस्ट करते हैं, जहां पॉसिबिलिटी है सल्फेट आयन की, SO4 2 नेगेटिव की, वहां हम बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं। BaCl2 तो परफेक्टली आयनिक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होते हैं इसके, लेकिन जैसे ही हम इसको सोल्यूशन में मिक्स करेंगे Ba2 पॉजिटिव के साथ, इन दोनों का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू काफी कम होती है। आयन है काफी सारे सल्फेट एंड बेरियम के, क्योंकि तो आयनिक डिसॉल्व किया हमने, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम रह जाता है, आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर जाता है और बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इसको कहते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस, और इनको टेस्ट को बोलते हैं हम कि एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल के आइडेंटिफिकेशन में हम ये यूज करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट भी होता है इसमें। ये कॉमन आयन इफेक्ट ही तो था कि बाहर से जब मैंने सल्फेट ऐड किया तो बेरियम क्लोराइड ऐड करने पर, तो कॉमन आयन इफेक्ट भी यूज किया जाता है बहुत सारी जगह पर। जैसे हम बेसिक रेडिकल्स के एनालिसिस करते हैं, तो मे भी आपको +2 में करने के लिए ये मिले। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके के। जब हम प्रेसिपिटेशन करते हैं, ये ग्रुप में कैटेगराइज किए गए इनके जो टेस्ट हैं प्रैक्टिकल, ये सारी जो थ्योरी है ये लैब की थ्योरी से रिलेटेड है, जो आपका लैब का सिलेबस है, यानी CBSE ने जो लैब मैनुअल दिया हुआ है, ये उसका सिलेबस है। सारा ये इस्तेमाल होता है आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसमें थ्योरी के तौर पर। तो एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल के एनालिसिस करने में ये इस्तेमाल होता है। जब आप लैब में काम करोगे, वर्क करोगे, तो ये चीज आपको काम आएगी जो मैंने अभी ये बताई है। थोड़ी देर के लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, सिर्फ प्रेसिपिटेशन को छोड़कर किसी सॉल्ट के आयोनिक प्रोडक्ट की बात की जा सकती है। अब हम इसे रिलेट करेंगे एसिड एंड बेस से। अभी तक तो हम प्रेसिपिटेशन से रिलेट कर रहे थे,
KSP को एक तरफ छोड़ के आप प्योर कोवलेंट कंपाउंड की बात करो, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये कभी भी नहीं टूटता है, बिल्कुल नेवर ब्रोकन एज H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव। ये कोई आयोनिक बॉन्ड थोड़ी है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें नहीं है। दूसरी तरफ आपको अगर बोला जाए कि NaCl है, तो भाई ये तो टूटेगा ही टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये आयनिक बॉन्ड है, ये बिल्कुल टूटेगा, कोई नहीं रोक सकता अगर वाटर में डिसॉल्व किया है इसे। लेकिन बीच में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कुछ टूटेंगे और कुछ नहीं टूटेंगे। स्केल बना लेते हैं हम एक बिल्कुल ऐसा परफेक्टली नॉन आयोनिक कंपाउंड, नॉन आयोनिक परफेक्टली एंड परफेक्टली आयोनिक कंपाउंड। यहां 100% आयोनाइजेशन, यहां 0% आयोनाइजेशन, इन बिटवीन बहुत सारे होंगे। यहां से बढ़ना शुरू होते हैं 0% से। नॉन आयनिक थे लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कोई पोलर मिल गया मॉलिक्यूल, उसमें हो सकता है 0.0001% आयोनाइजेशन हो जाए, बहुत 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट था। कोई और मिल गया, हो सकता है 0.001 आयोनाइजेशन हो जाए, 0.01% आयोनाइजेशन हो जाए। कोई मॉलिक्यूल मिला 0.1% हो गया, किसी में 1% आयोनाइजेशन हो गया, किसी में 10% हो गया और किसी में 100% हो गया। ऐसे नेचर में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। हम कैटेगोरिक नहीं ले सकते ना चीजों को, पढ़ते हुए तो हमें कैटेगोरिक लिखना होता है कि ये चीज आयोनिक है, ये नॉन आयोनिक है। लेकिन जब नेचर में हम ढूंढेंगे तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे ना, मिली जुली सी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे बोलने लगो बड़ा अच्छा इंसान है जी, बड़ा अच्छा इंसान है, तो जब ढूंढोगे तो पता नहीं कितनी खराबियां मिल जाएंगी। बड़ा खराब इंसान है तो ढूंढोगे तो बड़ी अच्छाइयां भी मिल जाएंगी उसमें। लेकिन हम अपने हिसाब से कैटेगराइज करके बस वो एक लाइन खींच देते हैं, लाइन के बाद पार रख देते हैं उसको। लेकिन सचमुच में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। खराब से खराब इंसान भी कई बार अच्छा काम कर जाता है, अच्छे से अच्छा भी कई बार खराब कर जाता है। ऐसे ही यहां पर है, ये जिनको हम नॉन आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, वो बहुत थोड़ा ही सही कई बार आयोनाइजेशन देते हैं, और उनमें से वाटर एक है। वाटर में बॉन्ड कोवलेंट है ये। लेकिन यहां कुछ पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव। ना के बराबर ही सही, इसमें बहुत कम बहुत कम बहुत कम आयोनाइजेशन होता है। ये आयोनाइजेशन बहुत ही कम होता है। अभी मैं आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी बताऊंगा कि आयोनाइजेशन ये होता कैसे है। देखो, आयोनाइजेशन को परखने का हमारे पास जो तरीका है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे अगर मैं ये 100% नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, पहले भी मैंने बताया था जब मैं ये आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर रहा था, तब भी आपको बात बताई थी। इलेक्ट्रिसिटी कोई पास नहीं होगी, यहां पर एक बल्ब लगा दिया मैंने या कुछ किया। अब बल्ब तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, हर केस में बल्ब नहीं लगाया जाएगा, कोई मेजरमेंट करने के लिए भी हम कुछ, यहां पर हमने कुछ भी नहीं रखा। एक ऐसा कंपाउंड रखा जो परफेक्टली 100% कोवलेंट है। यहां हमने इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास की, ये सोल्यूशन के जरिए कोई कंडक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ये कोवलेंट है। तो इस पे लाइट सप्लाई, बिजली सप्लाई नहीं होगी, करंट सप्लाई नहीं होगा, ये नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, अगली बार यहां सॉल्ट रख देता हूं NaCl, और वाटर में डिसॉल्व करके रख देता हूं इसको, तो Na पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव है। आपको पहले बताया था कि वायर में तो चार्ज इलेक्ट्रॉन लेकर के दौड़ता है, और सॉल्यूशन में चार्ज आयन लेकर के दौड़ते हैं। और चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह चल पड़ता है तो वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये बात आपको पहले बताई गई थी। तो इस सॉल्यूशन में अगर यहां आयंस मौजूद हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ कंडक्शन होगा। लेकिन अगर बिल्कुल जीरो आयंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा।
जिस प्रपोर्शन में यहाँ आयंस बढ़ते चले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन उसी प्रपोर्शन में बढ़ता चला जाएगा। आपने 10 लीटर वाटर में 1 पिंच सोडियम क्लोराइड ऐड किया, बहुत कम आयंस है तो कम कंडक्शन होगा। आपने 2 पिंच ऐड कर दिया, आपने 20 ग्राम ऐड कर दिया, 100 ग्राम ऐड कर दिया, 10 लीटर में आधा किलो नमक ऐड कर दिया, तो कंडक्शन अब काफी ज्यादा हो जाएगा, करंट लगेगा पानी में हाथ डालने से। तो अगर ज्यादा ये वोल्टेज है तो ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। वाटर ना के बराबर, हम अपनी डेली लाइफ में ये नंबर देखें तो हम बोल सकते हैं कि वाटर आयनाइज नहीं हो सकता, लेकिन जब हम अपनी मेजरमेंट पर आ जाते हैं और डिसाइड करने पर आ जाते हैं कि हमें तो बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्शन चाहिए, तो ये बहुत थोड़ा सा कंडक्शन करता है वाटर, प्योर वाटर की मैं बात कर रहा हूं। यहां से ये बात साबित होती है, प्रूव होती है कि वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव बहुत थोड़े से अवेलेबल होते हैं। जितना ज्यादा आयोनाइजेशन उतना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये बात हो रही है सॉल्यूशन में कंडक्शन की। तो अब हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर देखना चाहें तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मदद लेते हैं। वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, बल्कि अगर आप बोलो वेरी 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये बात ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो हमने HCN वगैरह भी पढ़े हैं, HCN वगैरह इसके कंपैरिजन में तो हजारों लाखों गुना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइज हो जाते हैं and undergoes self ionization to very small extent। वो self ionization क्या है? ऐसा H2O will give H positive plus OH negative। और इससे ज्यादा सही बात क्या है लिखने की? मैंने आपको बताया था कि H पॉजिटिव की तो कोई भी वैल्यू नहीं होती, इतना छोटा होता है तो प्रोटॉन है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है लिखने का H2O प्लस H2O। एक H पॉजिटिव इसने दिया, ये बन गया H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है। ये जो सेल्फ आयोनाइजेशन लिखा है इसका मतलब है कि मैं इसको इस तरह से रिजेंबल कर, तो कुछ आयंस यहां प्रेजेंट है, ये नेग्लिजिबल ही हैं। और हमारे पास कुछ कंडक्टिविटी मेथड्स में नापने के तरीके होते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, उस इलेक्ट्रिसिटी से हम नंबर ऑफ आयंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। वो अभी फिलहाल आपकी अप्रोच से बाहर है। +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, वहां हम इन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट करना सीखते हैं कि कितने ये आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। कंडक्शन से हम पता चला पाएंगे कि कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो पा रही है इस सॉल्यूशन से। तो केमिकली प्योर वाटर लिया ही है, ऐसा नहीं कि हमने वाटर में NaCl ऐड करके फिर कंडक्टिविटी चेक की, वो तो कंडक्टिविटी NaCl की वजह से होगी। हम वाटर की चेक करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल प्योर वाटर की कंडक्टिविटी जो आती है 0.055 माइक्रोसाइमन्स पर सेंटीमीटर, ये यूनिट है कंडक्टिविटी की। जब आप पढ़ोगे तब आपको ये पता चल जाएगी कि कंडक्टिविटी की यूनिट ये कैसे आई। माइक्रोसाइमन्स पर सेंटीमीटर। डिस्टेंस से चेक करते हैं कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में कितने आयन ट्रैवल किए, पास किए। क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस अगर हम करेंगे तो फिर वो डिफरेंस आ जाएगा, तो हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, तो पर सेंटीमीटर में हम इसे चेक कर रहे होते हैं CGS यूनिट में। दिस मस्ट बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। अगर ये कंडक्टिविटी कम ही हो रही है, भले ही कोई बात नहीं, बड़ी कम है तो कम आयंस होंगे। आयन मौजूद हैं, दैट मीन्स प्योर वाटर में आयंस प्रेजेंट हैं। तो क्यों हुए ये? सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से हुए। अब अगर सेल्फ आयोनाइजेशन हो रहा है वाटर का, तो हम चाहे इक्वेशन जैसे भी लिखें, चाहे हम ऐसे लिखें इक्वेशन H2O गिविंग यू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, चाहे हम इक्वेशन ऐसे लिखें जैसे मैंने लिख करके बताई थी H2O 2H2O गिविंग यू दिस
H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, कैसे भी लिखो लेकिन हम K तो लिख ही सकते हैं। इक्वेशन चाहे ऐसे लिखी जाए चाहे ऐसे लिखी जाए, इसके लिए K की वैल्यू तो मैं लिख ही सकता हूं। क्या आ जाएगी, पहले वाले के लिए लिख लो, चलो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव concentration of OH negative divided by concentration of water। आप जानते हो ये तो ना के बराबर आयोनाइजेशन हुआ है, ये तो ना के बराबर है, ये कंसिडरेबल है तो कांस्टेंट रहेगा, जितना है उतना ही, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। यानी ये वैल्यू हम K लिखेंगे कुछ स्पेशल, ये K फॉर वाटर हो गई। K फॉर वाटर क्या हो गई, H पॉजिटिव प्योर वाटर के लिए, OH नेगेटिव, ये वैल्यू इनफैक्ट आ जाती है। और ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाते हैं इस कंडक्टिविटी से, कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का एंड OH नेगेटिव का। ये कॉन्सेंट्रेशन जब हमें पता चल जाता है तो वाटर के लिए ये KW हमें पता चल जाता है, कांस्टेंट पता चल जाता है। तो देखो आगे प्रोसीड करते हैं इस बात को। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, या आप ऐसे भी कह सकते हो H3O पॉजिटिव कहीं लिखा है तो करेक्ट लिखा है, OH नेगेटिव आयन इन वाटर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन बढ़ेगा, ध्यान रहे, इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब जब आयन का प्रोडक्ट है H पॉजिटिव OH नेगेटिव का, तो हम आयनिक प्रोडक्ट ही बोलेंगे। और ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर। ये लिखा मैंने, ये तो डेल्टा H है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आगे जाके काम आ सकता है कहीं। डेल्टा H कितना हमने एनर्जी बाहर से दी, पॉजिटिव में है वैल्यू, मतलब इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, तब K की वैल्यू ये आ गई। वाटर का हम यहां वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे, वाटर और ये मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट आया, उसको मैंने KW बोल दिया। जो KW बोला है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर। ये KW टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़े, नंबर ऑफ आयंस बढ़े तो KW बढ़ गया। जो वैल्यू होती है KW की रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये वो जो मेजरमेंट किया था अभी, कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किया था, वो 10 टू द रेज -14 होती है। ये है काम की बात, यहां से सारे पीएच के और दूसरे कंसेप्ट यहां से निकलने वाले हैं सब। ये वैल्यू कहां से निकली, कंडक्टिविटी मेथड से। हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, वायर रखे, उनमें बैटरी लगाई, कंडक्टिविटी चेक की। कंडक्टिविटी चेक की थी तो कितनी आई थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने 0.055 माइक्रो साइमंस पर सेंटीमीटर आ गई थी। उससे हमने मेजरमेंट किया कि जो H पॉजिटिव है एंड OH नेगेटिव है, इनका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का वो 10 टू द रेज -14 आ गया, या KW -10 टू द रेज -14 आ गया। तो अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, आगे प्रोसीड करके यहां से कंक्लूड करेंगे सारी चीजों को। ये रूट एक कंसेप्ट है पीएच का। पीएच पता करने के लिए किसी मॉलिक्यूल की या एसिड स्ट्रेंथ बताने के लिए, अब देखो इसमें क्योंकि H आ गया ना, ये H आ गया, OH आ गया, तो यहां से एक स्केल बना दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है जो एसिड एंड बेस को डिफाइन करता है। तो ये वैल्यू आ गई, ये आपके काम की वैल्यू है। कितना है ये, 10 टू द रेज -14 मोल पर लीटर है ये। प्योर वाटर तो न्यूट्रल होगा, तो अब उसमें कुछ आयंस प्रेजेंट हैं, तो इतना लेकिन जरूर है कि जितने H पॉजिटिव हैं उतने ही OH नेगेटिव हैं। भाई जब वाटर को तोड़ोगे एक H पॉजिटिव बनेगा तो एक ही OH नेगेटिव बनेगा, दो H पॉजिटिव बनेंगे तो दो OH नेगेटिव बनेंगे, इनकी गिनती तो बिल्कुल बराबर है।
तो मैं अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन x लेता हूं एक H का, तो दूसरे का भी x लेना पड़ेगा। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर लिए गए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाइड बाई एक्स। यहां अगर मैं वैल्यू रखता हूं इनकी, कॉन्सेंट्रेशन अगर इसका x है, इसका कॉन्सेंट्रेशन x है, ये वैल्यू रख दी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू, और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू। के डब्ल्यू कितना था, 10 टू द रेज -7 था, -14 था। स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो 10 टू द रेज -7 आ जाएगा। x हो गया, ये x हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ये वैल्यू अभी हमने के डब्ल्यू की निकाली, यहां रख दी वैल्यू। x कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे 10 टू द रेज -7 आ जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल परफेक्टली प्योर वाटर में H पॉजिटिव का होता है, और यही कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव का होता है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी मोल पर लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द रेज, हालांकि देखा जाए तो ये बहुत 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 कम है, इतने मोल 1 लीटर में। लेकिन अगर मोल को मैं मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लूं तो ये काफी अमाउंट निकल जाता है, अच्छा खासा अमाउंट निकलेगा। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या बता रहा है, यानी अगर मैं 1 लीटर वाटर लेता हूं बिल्कुल प्योर शुद्ध पानी, उसमें हमने कोई सॉल्ट नहीं ले रखा है। अभी हमने शब्द एक यूज किया था, वर्ड केमिकली प्योर। केमिकली प्योर टैप वाटर नहीं चाहिए, टैप वाटर केमिकली प्योर नहीं होता है। जो हम घर में पानी पीने के लिए इवन इस्तेमाल करते हैं केमिकली प्योर नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। उसमें मिनरल होने चाहिए पीने के पानी में, तो यहां हमें मिनरल नहीं चाहिए इस पानी में, केमिकली प्योर चाहिए। बिल्कुल डिस्टिल कर लें हम, उसमें से सारी चीजें जितनी मौजूद हैं सब निकाल दें, परफेक्टली 100% प्योर कर लें, उसका 1 लीटर लेकर जब मैं उसमें H पॉजिटिव की गिनती करूंगा, H पॉजिटिव की काउंटिंग आएगी 10 टू द रेज -14 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 10 टू द रेज -7 इतने ही OH नेगेटिव होंगे। सेम जितने H पॉजिटिव हैं उतने ही OH नेगेटिव रहेंगे। ये है मेन बात, यहां से पीएच का कंसेप्ट निकलेगा। अब ये तो दोनों बराबर हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, फिलहाल तक तो न्यूट्रल, क्योंकि हम क्या बोलते आ रहे हैं अभी तक, जब H पॉजिटिव जहां पर होता है वो एसिड होता है, जहां पर OH नेगेटिव होता है वो बेस होता है। तो यहाँ तो जितने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव है। अगर सोल्यूशन में कभी कंडीशन आ जाएगी कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए OH नेगेटिव से, तो ये सोल्यूशन एसिडिक कहलाने लगेगा। यानी मैं आपको कोई सोल्यूशन ऐसा दे दूं अगर कभी कि इसमें प्योर वाटर में तो 10 टू द रेज -7 H पॉजिटिव हुआ करते थे, लेकिन एक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें 10 टू द रेज -6 तो H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव 10 टू द रेज -7 ही रहे, ये 10 टू द रेज -7 OH नेगेटिव रहे। तो अब ये ज्यादा हो गया 10 टू द रेज -6, ये वैल्यू बढ़ गई। बढ़ गई तो मतलब ये एसिडिक हो गया सोल्यूशन, प्योर वाटर लेकिन एसिडिक नहीं है। यहां से हमने एक स्केल बनाया, स्टैंडर्ड बना दिया। अब इस स्केल के रेस्पेक्ट में मैं किसी कंपाउंड को ज्यादा एसिडिक या कम एसिडिक बताऊंगा। अगर OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द रेज -7 से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने का मतलब 10 टू द रेज -6 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, बढ़ रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन, तब मैं बोलूंगा कि ये सोल्यूशन बेसिक होता जा रहा है। बढ़ेगा कोई सा एक ही, या तो OH बढ़ेगा या H पॉजिटिव बढ़ेगा। दोनों को अगर बढ़ाओगे तो यही फिर रेशो रहेगा जो का तू 10 टू द रेज -7 10 टू द रेज, दोनों को बराबर ऐड कर दिया आपने। बराबर ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ा, क्योंकि इसका एक KW है जो कि कांस्टेंट है, वो है 10 टू द रेज -14। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस सारे पोर्शन में। जब आप ये बात अच्छी तरह से सोच लोगे, कर लोगे, तो फिर हम पीएच के कंसेप्ट यहां से पढ़ सकते हैं।
क्या मतलब हुआ इस सारी बात का, ये आपको समझना जरूरी है सब बातें। इस बात का मतलब हुआ कि x की वैल्यू यानी H पॉजिटिव की वैल्यू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, 1 लीटर में 10⁻⁻7 H पॉजिटिव है। अब इसे स्टैंडर्ड मान लिया गया। ध्यान रहे 25 डिग्री से इधर उधर नहीं खिसकना है। टेम्परेचर चेंज किया, ये आयोनाइजेशन चेंज हुआ। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये बात हो रही है। 1 लीटर वाटर में कितने मोल होते हैं? चलो यही बताओ आज। 1 लीटर वाटर में मोल की संख्या कितनी होगी? सोचो। 1000/18 मोल प्रेजेंट हो गए 1 लीटर वाटर में। मास ओवर मोलर मास, क्योंकि डेंसिटी 1 है। तो 10⁻⁻7 मोल्स H पॉजिटिव के प्रेजेंट हैं, या इतने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो पाते हैं, इतने मॉलिक्यूल आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं। टोटल कितने में से? 55.5 मोल्स में से कितने डिसोसिएट हो पाते हैं? 10⁻⁻7। नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है स्केल, लेकिन हमने यहीं से बना रखा है। तो हम इन दोनों को जब आगे बढ़ा करके सॉल्व करते हैं तो यहीं से दोनों अगर ये बराबर हैं तब न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर हम एक को बढ़ा देते हैं, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन OH से ज्यादा हो जाता है, तब इस सॉल्यूशन को नाम दे दिया जाता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर OH की संख्या ज्यादा हो जाती है तब ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। H पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है तब ये एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये पावर है 10⁻⁻7, तो पावर में कई बार कंफ्यूजन लग जाता है लोगों को। जैसे अभी मैं बोल रहा था ज्यादा कर रहे हैं हम, 10⁻⁻7 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻⁻6। तो कई लोग तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक लेमैन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि बोल रहे हैं ज्यादा और नंबर कर रहे हैं कम। तो इसलिए सिंपल करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन स्केल बोला जाता है, और वही पीएच स्केल बोला जाता है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या पीएच स्केल, माइनस नहीं है ये। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मींस पीएच स्केल। कभी इसको माइनस समझ बैठो, ये डैश है, ये हाइफन है। अब ये जो पीएच स्केल है वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। पीएच किसी सॉल्यूशन का क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 of hydrogen ion concentration which it contains। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होगा। इसका मतलब ये है। क्या डेफिनेशन बोल रही है ये? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी सॉल्यूशन का पीएच लॉग के बेस 10 को लेकर माइनस करते हुए, नेगेटिव है ना, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव, pH is equal to माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये जो पावर ऊपर चढ़ी हुई है वो नंबर में आ जाए, नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा इसलिए किया। बस इससे ज्यादा कुछ मकसद नहीं था। और पावर भी क्योंकि वो माइनस में है, तो हम इसे प्लस करना चाहते थे तो माइनस लिया लॉग, ये स्केल बना दिया इसी का। तो जैसे मैं अगर 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं मोल पर लीटर, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, तो अब मैं एक स्केल जो बना रहा हूं हाइड्रोजन पॉजिटिव का, यहां रख दो इसे, तो पीएच कितना आ जाएगा? पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10, 10⁻⁻7। -7 यहां नीचे आके -7 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 प्लस आ गई हमारी वैल्यू, पीएच +7 हो गई।
तो एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया गया, कोई बहुत ज्यादा इसका मकसद नहीं था, ताकि हम एक लेमैन लैंग्वेज में बड़ी आसानी से पीएच स्केल को देख सकें, नंबर के टर्म्स में देख सकें। अदरवाइज कोई अगर लिखता है ऐसे 3.2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और दो एसिड की पीएच को कंपेयर करना मुश्किल होता है। नंबर कंपेयर करना आसान है, एक की पीएच मान लो 7 आ गई, एक की 6.23 आ गई, तो आप बता दोगे एकदम से ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, 7 बड़ा है, ये छोटा नंबर है। तो आप ये जब बताओगे तो आपको पीएच पता चल जाएगी, ज्यादा पीएच कम पीएच। जैसे जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इसका मतलब है 10⁻⁻6 हो गया, तो पीएच कहां से आएगी, 7 से 6 पर आ जाएगी। पीएच कम हो रही है मतलब एसिड बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। हमने दूसरा काम क्या किया, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, आपको न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल दिए हैं जिसमें H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, अंडरस्टूड है, OH बढ़ गया। कम होने का मतलब ये है कि 10⁻⁻8 कर दिया आपने कॉन्सेंट्रेशन, कम तभी तो होगा। अब ये अगर कम हो गया है तब मैं पीएच निकाल सकता हूं, पीएच इज इक्वल टू माइनस log to the base 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब ये यहां रखोगे तो -8 ये बाहर आ गया, ये माइनस है पहले से, जानबूझ के रखा है ताकि ये प्लस में आए वैल्यू। pH इज इक्वल टू 8। तो एक स्केल बन गया 7 से ज्यादा pH, ये तो न्यूट्रल है 7 pH वाला, जहां ना तो H पॉजिटिव एक्सेस है ना OH नेगेटिव। 7 से ज्यादा pH आई मतलब बेसिक है सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन का मतलब कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया OH के कंपैरिजन में, और 7 से कम वैल्यू अगर pH की आई, pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रेंथ, कितना H पॉजिटिव है सॉल्यूशन में, तो ये अगर कम वैल्यू आ रही है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन काउंट होगा। ये एक स्केल बनाया गया है। अब ये स्केल बढ़ते 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 हम 14 तक कर सकते हैं, कम होते 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 हम 0 तक कर सकते हैं। ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर फ्रैक्शनल बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। यहां पर ये जरूरी थोड़ी है कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इतना बढ़िया चलेगा 10⁻⁻7 या 10⁻⁻8 चलेगा। कॉन्सेंट्रेशन तो ये भी हो सकता है 2.5 इंटू 10⁻⁻8, ये भी तो हो सकता है। तो अब ये पूरे लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, माइनस लॉग टू द बेस 10 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। तो अब इसकी वैल्यू तो ठीक है सीधे सीधे से निकल जाएगी, इसकी वैल्यू आपको टेबल से या जैसे भी आप करते हो इससे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये एक पीएच स्केल है जो हमें बताता है किसी मॉलिक्यूल की एसिड स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे हमने H पॉजिटिव लिखा ऐसे OH भी बना लो, जरूरी नहीं है कि पीएच ही करो, आप आपकी मर्जी है, POH भी कर लो। POH ठीक है, बराबर हैं दोनों, न्यूट्रल में तो बराबर हैं, चल जाता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रल में ये बराबर है, लेकिन जैसे जैसे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रिलेटिवली OH कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। H आयन ज्यादा हुए pH कम होती चली गई, H आयन कम हुए pH बढ़ती चली गई, H आयन कम हुए मतलब OH आयन बढ़ते चले गए। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेक किया जाएगा। तो जब POH बोला जाएगा तब रिवर्स बात चलेगी, pH कम हो रही है इसका मतलब एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, POH कम हो रही है इसका मतलब है क्या, बेस स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम, पहले आप इसी को देख लो, स्केल हमने बनाया
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 7 pH हो गई, 8 pH हो गई, 9 pH हो गई, 10 pH हो गई। ये pH की बात हो रही है। ये 6 हो गई, ये pH हो गई 5, ये pH हो गई 4। ये एसिड के लिए है, ये बेस के लिए है। ये नंबर बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे अगर पीएच की जगह मैं पीओएच ले लेता हूं। अगर मैं यहां पीओएच लेता हूं तो जैसे जैसे ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है भाई, बना लो यहां पर, जैसे हम पीएच लिखते थे ऐसे पीओएच लिख दें, इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10। हाइड्रोजन आयन की जगह ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन लिया, OH नेगेटिव। अब मैंने OH नेगेटिव कितना लिया, मान लो 10 टू द रेज -7 से बढ़ा दिया, बढ़ा दिया तो कितना हो गया, -5 हो गया। बढ़ाने पर -5 कर दिया, किससे बढ़ाया, 10 टू द रेज -7 से, माइनस लॉग टू द बेस 10। कितनी आ गई पीओएच, 5 आ गई। जब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है सॉल्यूशन। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो POH कम होने का मतलब है सॉल्यूशन अब बेसिक है। पीएच कम होने का मतलब है सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर पीओएच कम होती जा रही है तो सॉल्यूशन क्या होता चला जा रहा है, पीओएच कम होती चली गई, कम होती चली जाने का मतलब बेस स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जा रहे हो। पीएच कम होती चली गई, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जा रहे हो। नहीं, मैं गलत बोल गया शायद। पीओएच कम होते चले जाने का मतलब है बेस स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है, और पीएच कम होते चले जाने का मतलब है एसिड स्ट्रेंथ आप बढ़ाते चले जा रहे हो। तो वेल, स्केल पर थोड़ा सा मैं बोलने में कहीं ऊपर नीचे हो गया है, आपको तो इस स्केल को समझने की बात है बस। पीएच बढ़ रही है मतलब बेस स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, पीएच कम हो रही है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। यहां इधर बढ़ती चली जा रही है पीएच, मतलब आप क्या कर रहे हो, एसिड स्ट्रेंथ को कम करते चले जा रहे हो। इस साइड में बढ़ाते चले जा रहे हो एसिड स्ट्रेंथ को, इस साइड में एसिड स्ट्रेंथ को कम करते चले जा रहे हो। पीएच स्केल पे मैं बोल रहा हूं, पीओएच पर ये अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं पीओएच को इस साइड चला रहा हूं तो ये कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे ये कम होती चली गई वैल्यूज किसकी, पीओएच की वैल्यू अगर कम होती चली गई तो बेस स्ट्रेंथ क्या करोगे आप, बेस स्ट्रेंथ को कम मानते चले जाओगे। चलो वेल, आज के लिए हम इतना रखेंगे। आई थिंक ये काफी काम करने के लिए आपके पास हो गया। इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके और अच्छी तरह से करके आना है। मेन न्यूमेरिकल वाला पोर्शन इसी से होगा जो अभी तक हमने किया, इसे थोड़ा सा बस और ऐड ऑन करना पड़ेगा। इसमें मेन कंसेप्ट ये आज का हो गया है आपका, इसमें हम चीजें थोड़ी सी और ऐड करेंगे और बफर सोल्यूशन एक पढ़ेंगे जो और एडिशनली बड़ी काम की चीज है। अगली क्लास में हम इसको करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ।